लेकिन उसके लिए अभी पक्का नहीं है, शुरू करूंगा तो। चलिए, कहां तक पहुंच गए हम लोग, मुझे बता दीजिए जल्दी से। अच्छा, ट्रांसपिरेशन शुरू करेंगे। ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। भाई तुम लाइट ऑन करो, ये वाली है ना। हाँ हाँ बेटा, तो मेरे को भी तो दिखना है कैमरा में। हाँ, लिखा हुआ तो दिखता है, मुझे पता है। हाँ बेटा, मैं इस पे भी बात कर लेते हैं। अभी मैं पढ़ाऊं या पहले अपने ये एक्सपेरिमेंट करें, है ना। भाई अगर आपको लग रहा है, ये रूम नंबर कौन सा है? एक मिनट बस। चलो, ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द। एक बात क्लियर है कि यहां पर जो ट्रांसपिरेशन है वो एरियल पार्ट से ही होता है। जड़ें वाटर लॉस नहीं करती हैं, या जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है बच्चे सॉइल के अंदर, वो वाटर लॉस नहीं करता है वेपर्स की फॉर्म में, एरियल पार्ट ही करेगा। दूसरी बात समझनी है कि भाई जब ट्रांसपिरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन आपको याद करना है। नासिर जी, एक ना ये रिफ्लेक्शन का बड़ा इशू है बच्चों का। ये वाले जो लाइट्स हैं फ्रंट की, इनका कोई सोल्यूशन करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये लाइट अगर मैं बंद करके पढ़ाऊंगा तो कैमरा में रिकॉर्डिंग ठीक नहीं आएगी, है ना, वो ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन। तो इसका कोई सोल्यूशन करो, आज कल में ही करो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्लास तो रोज ही लेनी है यहाँ, है ना। तो एक तो आपको याद करना है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कौन सा? दूसरा याद करोगे आप क्यूटिक्यूलर, और तीसरा याद करोगे लेंटिक्यूलर। भाई नाम से क्लियर है, स्टोमेटा से होने वाला ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल से होने वाला। और आपको ये समझना है कि सबसे ज्यादा वाटर लॉस जो है ना, वो 90 से 99% तक जो है वो कहां से हो रहा है? सही है। और 1 से 9% तक, तो 0.1 से लेकर 1% तक कहां से? तो सबसे कम कहां से हो रहा है? और आपको ये इस बात समझनी है कि स्टोमेटा और क्यूटिकल को मिलाकर हम बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? यहां फोलियर शब्द जो है वो लीफ के लिए है, कि लीफ से होने वाला ट्रांसपिरेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब अगर एक प्लांट का डायग्राम हम बनाएं, तो उस प्लांट में ये वाला जो स्टेम है, इस स्टेम पे तो होंगे लेंटिसेल्स। तो ये जो वाटर लॉस करेगा वो कौन सा होगा? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और जो लीफ है, इस लीफ से स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी होगा और क्यूटिक्यूलर भी ट्रांसपिरेशन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि इस चैप्टर में हम जो डिटेल करेंगे वो हम डिटेल किसकी करेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा ही करते हैं, लेकिन मेनली स्टोमेटा करते हैं, इसलिए हम जो डिटेल करने वाले हैं वो हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की करने वाले हैं। लेकिन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पढ़ने से पहले आपको लीफ की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। जब हम एक लीफ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि लीफ में दो एपिडर्मिस होती है। कितनी एपिडर्मिस होती हैं? दो एपिडर्मिस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये अपर एपिडर्मिस बोलेंगे इसे आप, इसे एडेक्सियल बोलते हैं। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना इसको, एनाटॉमी में, तो एडेक्सियल और एबैक्सियल शब्द भी लिखती है एनसीईआरटी, तो याद रखिएगा।
तो एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। जैसे ये एपिडर्मिस जो बनाई है मैंने, ये कैसी है, दो एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू होता है उसको मीजोफिल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इसे बोलो आपकी ये अपर एपिडर्मिस है, मतलब एडेक्सियल है, ये लोअर है एपिडर्मिस, और इन दोनों के बीच का जो टिश्यू होता है ये वाला, इसे मीजोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो मैं आपको लीफ पढ़ा रहा हूं ना, ये लीफ मैं आपको डाइकोट लीफ बता रहा हूं। कौन सी? डाइकोट लीफ। मोनोकोट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या चेंज आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है भाई, पढ़ ले, है ना। जिसको कहा है बच्चे उसको पता है, मास्टर है। तो दो एपिडर्मिस है, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच का जो पोर्शन है वो कौन सा है? उसे मीजोफिल कहेंगे, सही है। अब मीजोफिल जो होता है उसमें दो टाइप की सेल्स आपको याद करनी है, एक तो स्पॉन्जी और एक पैलासेड। मैं आपको क्लियर करूं कि भाई बीच में जैसे मैं कहूं कि भाई ये वाला पोर्शन तो है, ये तो है जाइलम और फ्लोयम, मतलब एक लीफ है। इस लीफ का अगर ऐसे लीफ आपने देखी हो तो बीच में लाइनें दिखती हैं आपको, दिखती है ना, वो होती है रिब्स। रिब्स कुछ और नहीं, उनके अंदर वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोयम प्रेजेंट होता है, सही है। और जाइलम फ्लोयम के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं सेल्स। आप बताइए ऊपर वाली एपिडर्मिस के पास की जो सेल्स होती हैं, कहाँ के? ऊपर वाली एपिडर्मिस के पास की जो सेल्स होती हैं, बोलो, वो सेल्स होती हैं सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इसको हम पैलासेड टिश्यू कहते हैं, साइज में थोड़ी बड़ी है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं, साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बोलो ना के बराबर है। अब आप बताइए कि भाई इंटरसेलुलर स्पेस इनमें कम है, तो ऐसे टिश्यू को हम पैलासेड टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पैलासेड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जो टिश्यू होता है ना, लोअर एपिडर्मिस की तरफ, वहां की सेल्स आप बताओगे कि भाई स्फेरिकल सेल्स होती हैं। स्फेरिकल मतलब होगी गोल। नीचे की तरफ जो सेल्स होती है ना लोअर एपिडर्मिस की तरफ, वो सेल्स कैसी होती हैं? स्फेरिकल सेल्स होती हैं, ऐसे गोल गोल, ठीक है। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी ज्यादा होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी ज्यादा होते हैं। ज्यादा का मतलब है कि बड़े इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, देखो आप, ठीक है। अपर एपिडर्मिस का जो टिश्यू है ये वाला, इस टिश्यू को तो बोलेंगे पैलासेड, ठीक है। जो लोअर वाला टिश्यू है ये वाला, इसको बोलेंगे स्पॉन्जी। ये एनाटॉमी में पढ़ोगे आप। अगर दोनों में से पूछा जाए तो डाइकोट के अंदर आप बताइए कि जो लोअर एपिडर्मिस वाला टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बड़े होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जो अपर एपिडर्मिस के पास टिश्यू है पैलासेड, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और समझनी है कि जो अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये वाटर लॉस को कम करती है, बंद नहीं करती। आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए, प्लांट्स में कभी भी एरियल पार्ट्स में ऐसा कोई अडेप्टेशन है ही नहीं जो ट्रांसपिरेशन को बंद करता हो। आप बताइए, प्लांट में मैक्सिमम अडेप्टेशन ट्रांसपिरेशन को कम करने के हैं। इसका मतलब आप वाटर लॉस करना बंद नहीं कर सकते, वाटर लॉस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसलिए आपको समझना है कि अपर एपिडर्मिस पर क्या पाई जाती है? क्यूटिकल। इसलिए हम क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन भी पढ़ते हैं यहां पर। दूसरी बात आपको समझानी है कि अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर कम है। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर कम है। जो सेल्स यहां स्टोमेटा बनवाती हैं, मतलब स्टोमेटा के चारों तरफ होती हैं, उनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और आप बताइए लोअर एपिडर्मिस में डाइकोट लीफ के अंदर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा क्या होते हैं? ये जो मैं ब्लू कलर की सेल्स बना रहा हूं ना, इन सेल्स को आप बोलेंगे गार्ड सेल्स। क्या बोलेंगे? ये एक सेल जो है इसका नाम है गार्ड सेल, और ये जो आपको पोर दिख रहा है बीच में, इसे बोलते हैं आप स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? तो ये सेल तो गार्ड सेल है और ये है स्टोमेटल पोर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? होता क्या है कि आप बताइए, जाइलम में जो पानी है वो पानी इन आसपास की सेल्स को दिया जाता है,
सही है। तो क्या इन सेल्स के पास वाटर है? बिल्कुल है। आप बताइए इस इंटरसेलुलर स्पेस में भी पानी है? इस इंटरसेलुलर स्पेस में भी क्या है? पानी प्रेजेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? H2O है ये। अब एक बात का खास ध्यान रखना है आपको, बताइए क्या, कि हमने ऊपर एक लाइन लिखी थी अभी जस्ट कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द। अब बच्चे को ये लगता है कि एरियल पार्ट्स में से सेल में से वाटर का डायरेक्ट लॉस। बताइए ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस कभी भी सेल से डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट कभी वाटर लॉस सेल से नहीं होता। होता यह है कि जो यहां इंटरसेलुलर स्पेस में पानी प्रेजेंट है, ये पानी यहां से वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर आता है। वाटर वेपर्स की फॉर्म में कहां से? इंटरसेलुलर स्पेस से। पानी कभी भी डायरेक्ट सेल से वेपराइज, डायरेक्ट सेल से वेपराइज अगर ऐसा होता तो बच्चे, अगर सेल से सीधा ही पानी वेपराइज हो रहा होता तो गर्मियों के दिनों में जब हम यहां से घर जाते या घर से यहां आते, हम तो यहां तक आते आते सूख जाते। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप बताइए पानी कभी भी सेल से डायरेक्ट वेपराइज होता यह है कि इंटरसेलुलर स्पेस का जो पानी है वो हो जाता है क्या? वेपराइज। और इंटरसेलुलर स्पेस में जो पानी की कमी आई, वो पानी की कमी यहां आसपास की सेल्स क्या कर देती हैं? इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरसेलुलर स्पेस में सेल्स का वो पानी आएगा जो सेल्स के पास एक्स्ट्रा होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रांसपिरेशन के दौरान जिस वाटर का लॉस किया जाता है वो पानी उस प्लांट के लिए एक्स्ट्रा होता है, ना कि जरूरत का पानी होता है। क्योंकि प्लांट को जब ये लगने लग जाता है ना कि यार मेरे जरूरत का पानी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बताइए फिर उसमें एबीए एक्टिव होता है और स्टोमेटा को बंद कर देता है। एब्सिसिक एसिड एक्टिव होता है और स्टोमेटा को क्या कर देता है? इसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं। इसका मतलब अगर सेल्स के पास पानी एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा पानी इंटरसेलुलर स्पेस में आता रहेगा और वहां से वाटर का लॉस होता रहेगा। समझ पाए हैं मेरी बात आप या नहीं समझ पाए हैं अच्छे से? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके बात दिमाग में आई है? हाँ या ना? बढ़ू आगे में। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि भाई इसका मतलब यह हो गया कि स्टोमेटा होने के लिए एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस का होना जरूरी है। ये जो इंटरसेलुलर, इसे आप बोलेंगे हाइपोस्टोमेटल या बोलो सब स्टोमेटल कैविटी। मतलब एक ऐसी कैविटी है जो स्टोमेटा के ठीक साथ है। और बोलिए लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर और अपर में क्यों? सीधा आंसर आपके पास है कि लोअर एपिडर्मिस के पास की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं और स्टोमेटा होने के लिए क्या होना जरूरी है? इंटरसेलुलर स्पेस। आप बताइए जब हम मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, किसकी पढ़ेंगे? मोनोकोट लीफ की जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मोनोकोट लीफ में दोनों तरफ की सरफेस सेम होती है और दोनों तरफ का टिश्यू भी सेम होता है। सिंगल टिश्यू है, बोलो स्पॉन्जी। पूरा का पूरा लीफ जो है, लीफ के अंदर पूरा मेसोफिल एक ही टिश्यू का बना हुआ है, स्पॉन्जी का। तो दोनों तरफ इंटरसेलुलर स्पेस भी एक जैसे होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे। ऐसा थोड़ी ऊपर 50 है तो नीचे भी 50 ही होंगे, इक्वल नहीं होंगे। आपको बोलना है दोनों तरफ इंटरसेलुलर स्पेस एक जैसे होंगे, तो दोनों तरफ स्टोमेटा भी लगभग एक जैसे होंगे, दोनों तरफ स्टोमेटा भी लगभग एक जैसे होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई मोनोकोट में दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर लगभग एक जैसे होते हैं या स्टोमेटा एक जैसे पाए जाते हैं। लेकिन यहां डाइकोट के अंदर अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा के नंबर और लोअर पर, उसका रीजन इंटरसेलुलर स्पेस है। क्योंकि पानी कभी सेल से डायरेक्ट तो वेपराइज होगा ही नहीं, पानी कहां होगा? इंटरसेलुलर स्पेस से। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं? हाँ या ना? तो स्टोमेटा होने के लिए स्टोमेटा के साथ एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस का होना, अगर वो स्पेस है तो ट्रांसपिरेशन भी, और अगर वो स्पेस तो ट्रांसपिरेशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? हाँ या ना? अच्छे से। इसलिए डाइकोट लीफ में ट्रांसपिरेशन हम बताते हैं कि लोअर सरफेस से ज्यादा होता है। और पानी कभी भी सेल से डायरेक्ट वेपराइज कहां से होता है? तो बताइए स्टोमेटा होने के लिए किसका होना जरूरी है? इंटरसेलुलर स्पेस का होना जरूरी है। क्या आपको यह बात समझ में आई है? हाँ या ना? अगर हम एक स्टोमेटा की बात करें, किसकी बात करें? एक स्टोमेटा की बात करें तो आप बताइए कि भाई एक स्टोमेटा जो है, उस स्टोमेटल पोर को चारों तरफ से कवर करने वाली दो सेल्स होती हैं,
ये 2 गार्ड सेल्स हैं, सही है। आप बताइए कि जो दोनों गार्ड सेल्स आपके पास हैं, क्या हो गया? ये जो दोनों गार्ड सेल्स हैं इनको मैंने बीन शेप बनाया है। एनसीईआरटी यहां 3 शेप लिखती है, क्रिसेंट, बीन और किडनी, ठीक है। क्रिसेंट शेप में आपको समझा देता हूं। इस शेप को क्रिसेंट कहते हैं, अर्धचंद्राकार, आधे चांद जैसी, ठीक है। यहां पर ये जो शेप है, इस शेप को किडनी शेप कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बीन शेप कहते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया वो बीन का बनाया, तो बीन बोलो, किडनी बोलो, क्रिसेंट बोलो, तीनों शेप लिखी है एनसीईआरटी में। ऐसा होता है डाइकोट स्टोमेटा में। किसमें? मोनोकोट में ये शेप होती है डंबल शेप। मोनोकोट में ये शेप ऐसे, गार्ड सेल्स की शेप कैसी होती है? तो मोनोकोट में गार्ड सेल्स कैसी हैं, डाइकोट में कैसी हैं? किडनी क्रिसेंट और, किडनी क्रिसेंट और, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और इसको चारों तरफ से कवर कौन करता है? बोलो एपिडर्मल सेल। आप देखो स्टोमेटा कहां पर पाए जा रहे हैं? एपिडर्मिस में ना। तो इनको चारों तरफ से कवर कौन करेगा? चारों तरफ से कवर कौन करेगा? एपिडर्मल सेल्स कवर करेंगी, सही है बात या नहीं? यस और नो? तो बीच में कौन है? गार्ड सेल्स। और उनको चारों तरफ से कवर कौन कर रहा है? कौन कवर कर रहा है? एपिडर्मल सेल्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? ठीक है? अगर मैं बोलूं कि गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स ही हैं, तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है। आप बताओ ना, गार्ड सेल्स हैं कहां? स्टोमेटा कहां होते हैं? एपिडर्मिस में। तो क्या गार्ड सेल्स भी एपिडर्मिस में ही हैं? तो बोलो गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स हैं, बट स्पेशलाइज्ड हैं। वो दूसरी गार्ड सेल से थोड़ी अलग है। गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स हैं, बट स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं, बिकॉज गार्ड सेल्स आर आल्सो फाउंड इन, गार्ड सेल्स आर आल्सो फाउंड इन, गार्ड सेल्स आर आल्सो फाउंड इन। सही है बात या नहीं? तो अगर गार्ड सेल्स भी एपिडर्मिस में ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल हुई या नहीं हुई? यस और नो? तो ध्यान दीजिए बात पर। बताइए कि गार्ड सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। फर्क एक तो बोलो शेप का है। बाकी जो सारी सेल्स है ना आपके पास एपिडर्मल्स वाली चारों तरफ, सब में बताओ शेप जो है लगभग एक जैसी है, लेकिन गार्ड सेल उनसे अलग है। गार्ड सेल अपनी शेप में दूसरी एपिडर्मल सेल से अलग है, हाँ या ना? बताइए, गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स बिकॉज गार्ड सेल्स आर डिफर फ्रॉम other epidermal cells in their shape, in their एक तो अपनी शेप में अलग है वो, यस और नो? दूसरा बोलो अनइक्वल थिकनेस ऑफ सेल वॉल। अगर हम बात करेंगे एक एपिडर्मल सेल की नॉर्मल की, तो एक नॉर्मल एपिडर्मल सेल की जो सेल वॉल है वो चारों तरफ से एक जैसी थिक है, इवनली थिक है। सही है बात या नहीं? लेकिन जब बात आती है गार्ड सेल्स की, किसकी? तो आप बताएंगे कि जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है, इनर वॉल का मतलब है जो स्टोमेटल पोर की तरफ है, जो किस तरफ है? बोलो वो वॉल जो किस तरफ है? स्टोमेटल पोर की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, बोलो ये है स्टोमेटल पोर। और जो वॉल है स्टोमेटल पोर के पास, बोलो वो है थिक एंड इलास्टिक। कैसी है? इसे बोलते हैं इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल। और जो है ये बाहर की तरफ, इसको बोलोगे, बोलो आउटर वॉल। क्या बोलोगे? और ये है बोलो थिन एंड इलास्टिक।
कैसी है? तो आप बताओ कि पहला तो गार्ड सेल्स जो है वो शेप में अलग है, किससे? सही है बात या नहीं? क्या गार्ड सेल्स एपिडर्मल सेल्स हैं? एग्जैक्टली, स्पेशलाइज्ड हैं बस। वो दूसरी एपिडर्मल सेल से अलग है किसमें? तो एक तो शेप में अलग है, सही है। दूसरा सेल वॉल की अनइक्वल थिकनेस की वजह से, इनर वॉल थिक है और आउटर वॉल थिन है, हाँ या ना? यस और नो? दूसरी बात, आप लोगों ने अभी सेल बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, हाँ या ना? लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और ग्रेना में लाइट रिएक्शंस पढ़ी थी। यस सर, हाँ या ना? हाँ, तो वो जो पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स का पढ़ा था आपने। किसका पढ़ा था? बताइए, एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, बोलिए ऐसे। तो क्या लीफ की एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस करती है? नहीं करती। कौन करता है? कौन करता है ये काम? कौन करता है ये काम? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या लीफ की एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस करती है? तो क्या लीफ की मीजोफिल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं? क्या लीफ की मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं? क्या एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं? क्या गार्ड सेल्स आपके पास एपिडर्मल सेल्स हैं? बोलो स्पेशलाइज्ड हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स में क्या प्रेजेंट है? तो आप बताइए कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, किस किस में अलग है बताइए? गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड epidermal cells which are differ from the other epidermal cells in their unequal thickness of, by the presence of, और फोर्थ आपको याद करना है कि इनमें सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज होते हैं। क्या? बोलो, ये सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या बोलेंगे? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोजिक माइक्रो फाइब्रिल्स। देखो, सेल वॉल जो बनती है ना बच्चे, वो किसकी बनती है? सेल्यूलोज की, सही है। तो आप बताइए, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल तो सब में ही है, एपिडर्मिस, मीजोफिल, ऑल प्लांट सेल वॉल्स आर फॉर्म बाय सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। लेकिन उन सब में अरेंजमेंट रैंडम होता है। कैसा होता है? लेकिन यहां अरेंजमेंट कुछ स्पेशल है कि रेडियली अरेंज्ड है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। कैसे? तो आप बताइए, रेडियल अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स इन सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट कैसा है? कैसा अरेंजमेंट है? कैसा अरेंजमेंट है? तो गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स विच आर डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल्स इन देयर शेप, in unequal thickness of cell wall, by presence of the chloroplast, and in their cell wall there is a radially arranged cellulosic microfibrils are found। क्लियर है बात या नहीं? हाँ या ना? इनका फायदा क्या है? फायदे पे आते हैं अब अपने, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए कि अगर हमने यहां गार्ड सेल की शेप कैसी बताई, किडनी बताई, या हम कैसी बता रहे हैं, क्रिसेंट बता रहे हैं, या कैसी बता रहे हैं, डम्बल्ड शेप बता रहे हैं, सही है बात या नहीं? ये स्पेलिंग शायद सही नहीं है डम्बल की, है ना? तो कोई बात नहीं, उस पर मत जाओ, भावनाओं पे जाओ आप मेरी। तो डम्बल शेप है, क्रिसेंट शेप है, किडनी शेप है, या आप बता रहे हैं बीन शेप है। आपको आज के बाद याद करना है कि प्लांट सेल्स ऑलवेज अचीव देयर शेप बाय टर्जिडिटी। हमेशा किसी भी सेल की आप शेप बताते हैं ना, तो वो हमेशा उसकी टर्जिडिटी पर बताते हैं। कोई भी सेल अपनी फ्लैसिडिटी पर, जब वो फ्लैसिड होती है तो अपनी रियल शेप में, किसी भी प्लांट सेल को अपनी रियल शेप में बताने के लिए आपको सेल को कैसा बताना होगा? कैसा बताना होगा? कैसा बताना होगा? अगर यहां आज सेल को आप बीन शेप बताते हैं तो कब बताते हैं? तो आप बताइए, रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो है
वो सेल को अपनी शेप अचीव करने में हेल्प करते हैं। होता क्या है कि जब स्टोमेटा ओपन होने होते हैं, क्या, तो आप बताइए कि जो आसपास की एपिडर्मल सेल्स है ना, ये वाली रियल एपिडर्मल सेल्स, इनको हेल्प सेल्स भी कहते हैं और सबसिडरी सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बताइए इन सेल्स में से पानी जो है वो कौन सी सेल्स में आता है? गार्ड सेल्स में क्या आता है? पानी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जब गार्ड सेल्स में आएगा क्या, तो बताइए कि गार्ड सेल्स हो जाएंगी टर्जिड। क्या हो जाएंगी? और टर्जिड होते ही ये बीच वाला स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल अपनी शेप में आ जाएगी। और इसे शेप में लाने का काम कौन करेगा? सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। कौन काम करेगा? ये आई कार्ड दे मेरे को इधर। आप इसको ऐसे समझो कि भाई, ध्यान से सुनना बात को, कि भाई मान लो अपने पास कोई एक गार्ड सेल है, ये जो रिबन दिख रहा है ना आपको, ये रिबन गार्ड सेल का सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है, रेडियली अरेंज्ड। ठीक है, ये इनर वॉल है। मेरे जो हाथ दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? थिक एंड इलास्टिक। जहां पर आपको मेरा लेफ्ट हैंड का पाम दिख रहा है, हथेली, ये साइटोप्लाज्म है इस गार्ड सेल का। सही है। आप बताइए आसपास की सेल्स में से वाटर यहां आएगा? आसपास की सेल्स में से वाटर यहां आएगा? जैसे ही वाटर यहां आएगा तो ये सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होंगे तो सेल अपनी शेप में आएगी। पूरे खिंचेंगे खिंचेंगे तो ये खिंच जाएगी ऐसे, इनर वॉल। स्टोमेटा देखो क्या हो गए, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ फाइब्रिल्स। अब बताओ इस सेल में पानी निकल रहा है बाहर, क्या हो रहा है? तो फाइब्रिल्स क्या हो जाएंगे? ढीले। ढीले हो जाएंगे तो वॉल सीधी हो जाएगी, तो स्टोमेटा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब गार्ड सेल्स में पानी एंटर करता है तो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रेच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच होते हैं तो सेल अपनी रियल शेप में आती है, तो स्टोमेटा। और जैसे ही बच्चे पानी बाहर निकलता है तो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल लूज हो जाते हैं। लूज हो जाते हैं तो पानी बाहर निकलने से, लूज होने से सेल वॉल सीधी हो जाती है, स्टोमेटा। इसका मतलब गार्ड सेल्स अगर फ्लैसिड हैं तो स्टोमेटा, गार्ड सेल्स अगर फ्लैसिड हैं तो स्टोमेटा क्लोज हैं, और गार्ड सेल्स अगर टर्जिड हैं तो स्टोमेटा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो यहां मैं लिख रहा हूं कि गार्ड सेल्स अगर टर्जिड हैं तो आप बताएंगे कि स्टोमेटा ओपन है, और गार्ड सेल्स अगर, तो स्टोमेटा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताओ स्टोमेटा कब खुलते हैं? जब गार्ड सेल्स क्या होती हैं। और स्टोमेटा कब बंद होते हैं? जब गार्ड सेल्स, तो टर्जिडिटी पर तो क्या होंगे? ओपन। सही है। यस और नो? और फ्लैसिडिटी पर एनसीईआरटी ने केवल इतना ही पढ़ाया है हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग की फिजियोलॉजी मैं आपको बता के जाऊंगा। एग्जाम में पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। और हमारे जो एबीए हार्मोन है और साइटोकाइनिन हार्मोन है वो स्टोमेटा कैसे ओपन क्लोज करते हैं वो, और मिनरल न्यूट्रिशन से सोडियम पोटेशियम की बात है तो वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा, पोटेशियम और क्लोरीन आयन के बारे में। अभी जो बात बताने जा रहा हूँ गार्ड सेल की फिजियोलॉजी, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक दो लाइनों में कई जगहों पे लिखा हुआ है। जैसे मिनरल्स में लिखा हुआ है, हमारे पास प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में एबीए के स्टोमेटा के क्लोजिंग के लिए लिखा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा बेसिकली जानकारी देके जाऊंगा, 5-7 मिनट में अपना टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अभी जो बात बोलने वाला हूँ वो बात एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, अभी तक जो मैंने सब बताया है, ये प्योर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है बात या नहीं? तो इसको आप जरूर क्लियर कर लीजिए कि टर्जिड जब होती है गार्ड सेल्स तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स जब फ्लैसिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अब इसी से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात समझाऊं कि भाई जैसे हम गार्ड सेल की बात कर रहे हैं कि भाई ये गार्ड सेल है हमारे पास एक, सही है, और ये इस गार्ड सेल की इनर वॉल है। इसको हमने इनर वॉल को बताया थिक एंड, सही है।
और गार्ड सेल में आप बताओ कि भाई लार्ज एक वैक्यूल प्रेजेंट होगी, क्योंकि प्लांट सेल है तो लार्ज वैक्यूल तो रहनी रहनी है। तो ये गार्ड सेल की क्या है, वैक्यूल, सही है। अब आप बताओ दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो है डे टाइम, डे टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, सही है। और एक होता है बोलो नाइट का टाइम, इस टाइम पे स्टोमेटा क्या होते हैं, सही है। आज के बाद याद कर लो ऐसे स्टोमेटा जो दिन में तो और रात को, उनको फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। कितने बच्चों को याद है, मैंने कैम प्लांट पढ़ाया आपको, याद है। कैम प्लांट के स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, उनको सक्यूलेंट्स बोला था हमने, याद है आपको। कैम प्लांट्स के स्टोमेटा कब खुलते हैं, कैम प्लांट्स के स्टोमेटा कब खुलते हैं, नाइट में कैम प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। याद रखिए कि सक्यूलेंट्स जो स्टोमेटा ओपन होते हैं राइट नाइट में, उनको कहते हैं स्कोटो एक्टिव। इसका जस्ट उल्टा होता है, ओपन ड्यूरिंग क्लोज कहते हैं स्कोटो एक्टिव, SCOTO, स्कोटो एक्टिव। और इनको क्या बोलते हैं, फोटो एक्टिव। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो अभी मैं फोटो एक्टिव की बात कर रहा हूं। जैसे आप बताइए कि हमारे पास इस सेल में यहां पर प्रेजेंट है, बताइए कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट बोलो ग्लाइकोलाइसिस में गया, 10 रिएक्शन चलती तो पायरुविक एसिड बनता है, 9 रिएक्शन चलती हैं तो पीईपी। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के जो इंटरमीडिएट होते हैं, या रेस्पिरेशन के क्रैब साइकिल के ग्लाइकोलाइसिस के सबके जो इंटरमीडिएट केमिकल्स होते हैं, वो सेल के दूसरी केमिकल रिएक्शंस को चलाने में काम आते हैं। एम्फीबॉलिक पाथवे में बताई थी ये बात, याद है या नहीं है, कि जो इंटरमीडिएट कार्बन स्केलेटन बनता है वो मल्टीपल मीन्स के लिए होता है, कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ द रेस्पिरेशन आर मल्टीपल मीन्स, मतलब सिंगल मीन के लिए रिएक्शन नहीं चलती, किसी एक काम के लिए नहीं चलती। इसलिए हमने कहा कि इंटरमीडिएट जो कंपाउंड्स बनते हैं वो दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम, हुई थी बात या नहीं हुई थी। तो आप बताइए कि यहां बना है पीईपी, कितने कार्बन का, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का पीईपी जो है, इसमें आप बताइए कि ऐड होगी कौन, और बन जाएगा बोलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, यहां एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है पेप्केज। क्या नाम है, आप एनसीईआरटी खोलेंगे पेज नंबर 221, 221 नंबर पेज है, 221 नंबर पेज पे एक टेबल थी, टेबल का 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि डज द प्लांट हैव पेप्केज। तो C3 के लिए भी यस लिखा था और C4 के लिए भी यस लिखा था। और मैंने कहा था आपको कि पेप्केज दोनों में होता है, क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये C3 प्लांट्स में पेप्केज फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता, लेकिन स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करता है, ऐसी बात हुई थी हमारी, याद है या नहीं आपको, यस और नो। तो सेम बात बता रहा हूं कि गार्ड सेल चाहे C3 प्लांट की हो और चाहे, इसमें पेप्केज तो होगा ही होगा। तो क्या C3 प्लांट्स में पेप्केज होता है, क्या फोटोसिंथेसिस में काम करता है, क्या C4 प्लांट्स में पेप्केज होता है, क्या फोटोसिंथेसिस में काम करता है, एग्जैक्टली इसी पे आ रहे हैं हम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब आप बताइए कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो आगे कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, किसमें, और मैलिक एसिड का मतलब है कि इसमें है एक तो मैलेट माइनस और H प्लस। बोलो एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, बोलो एसिड, एसिड ये साथ में प्रेजेंट है, बोलो सबसिडरी सेल, क्या प्रेजेंट है, सबसिडरी सेल प्रेजेंट है, हाँ या ना। अब अंदर देखो मैलिक एसिड से मैलेट माइनस और H प्लस बन गया। आप बताएंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग के टाइम डे टाइम में H प्लस कहां जाते हैं, बाहर चले जाते हैं सेल, गार्ड सेल के। तो अंदर मैलेट माइनस की अमाउंट, H प्लस की अमाउंट, मैलेट माइनस की अमाउंट, H प्लस की। मैं क्लियर कर दूं आपको, जैसे आपने अपनी न्यूरॉन्स में पढ़ा कि जब सोडियम बाहर जाते हैं 3, तो बदले में पोटेशियम अंदर आ जाते हैं आयन बैलेंस करने के लिए, कि जो अंदर प्लस माइनस चार्ज बाहर गया और माइनस अंदर बढ़ गया, उसको बैलेंस करने कौन आता है। यहां भी याद करो कि H प्लस गया बाहर, हाँ या ना,
और H प्लस जब बाहर गया तो बोलो उसने एटीपी खर्च किया। क्या खर्च किया? क्या खर्च किया? और बताइए कि उस H प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए सब्सिडरी सेल से अंदर कौन आ गया? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, दिन के टाइम पर मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी, मतलब गार्ड सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनकी परमेबिलिटी इस टाइप की है कि H प्लस तो जाते हैं और K प्लस, H प्लस, K प्लस, H प्लस, K प्लस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि ये मैलेट माइनस और K प्लस जुड़कर बना देते हैं पोटेशियम मैलेट। और बताइए कि पोटेशियम मैलेट एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? अब बताओ, अंदर सॉल्यूबल सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ गई, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट, सॉल्यूट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ओपी बढ़ गया तो सेल का क्या बढ़ गया? क्योंकि डीपीडी और ओपी एक दूसरे के क्या होते हैं? अब सेल में वाटर की डिमांड बढ़ते ही बताओ सेल के अंदर हो गया एंड ऑस्मोसिस, मतलब आसपास की सेल्स में से पानी अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ आ रही है बात आपको? यस और नो? आयंस कभी भी बैलेंस करने के लिए चार्ज को नंबर में इक्वल नहीं जाते। जैसे सोडियम आपने 3 भेजे तो बदले में पोटेशियम कितने लाए? मैं यहां भी यही समझाना चाह रहा हूं कि जितना H प्लस बाहर जाता है उतना ही K प्लस अंदर आए, ये जरूरी। आप ये सोचो कि बाहर H प्लस तो हमने भेजे थे 100, बदले में K प्लस अंदर ले आए हम 150, तो K प्लस क्या आ गया? तो बताइए उस K प्लस को बैलेंस करने के लिए यहां से Cl माइनस भी आएगा। क्या आएगा? तो आप बताओ H प्लस को बैलेंस करने कौन आया? अरे, H प्लस को बैलेंस करने कौन आया? K प्लस। और एक्स्ट्रा K प्लस को बैलेंस करने कौन आया? तो बोलो K प्लस और Cl माइनस, K प्लस और K प्लस, और दोनों का काम है एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स। एनसीईआरटी पेज नंबर खोलो आप 207, नहीं क्या कर रहा हूं मैं बेटा, नहीं नहीं 197, 207 पे तो फोटोसिंथेसिस, 197 मैं क्या इसमें खो गया था भाई, तू कहाँ खड़ा है आज? हाँ, तेरे को समझ नहीं आ रही चीजें और तू पढ़ाई में नहीं लगा हुआ है ना? एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन काम की चीजें हैं ना। अगर इसकी बातें एनसीईआरटी, मैंने कहा पूरा टॉपिक एनसीईआरटी में एज सच नहीं है, लेकिन कई जगहों पर एनसीईआरटी में ये फंक्शंस लिखे गए हैं, तो वो कैसे समझ में आएंगे तेरे को? तभी तो पढ़ा रहा हूं मैं। मैंने कहा एज सच पूरा ऐसा टॉपिक हेडिंग डाल के नहीं है ये मैकेनिज्म की, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें तो वो बातें तभी पता चलेंगी, वरना आप तो फिर उनको ये कह दोगे ना कि बायोलॉजी तो रटने का सब्जेक्ट है। आप देखो 197 पे पोटेशियम के अंदर ये बात साफ साफ लिखी है कि पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनायन कैटायन बैलेंस, शायद थर्ड लाइन होगी, है या नहीं है? आप पेज पलटो 198 पे Cl माइनस के अंदर भी ये लाइन है कि एनायन कैटायन बैलेंस करता है। एक बात तो ये समझनी है आपको एनसीईआरटी से। दूसरा आप सोचो कि पोटेशियम और Cl माइनस जुड़ के बनाएंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, बोलो ये भी एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है, हाँ या ना? अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि पोटेशियम मैलेट और KCl अगर ना बने, मतलब पोटेशियम मैलेट के साथ ना जुड़े और क्लोराइड आयन K प्लस के साथ ना जुड़े, तो क्या स्टोमेटा ओपन होगा? आज के बाद याद रखिएगा, होगा। यहां पोटेशियम अकेला अगर अंदर आता तो भी स्टोमेटा ओपन, पूछो क्यों? बोलो पोटेशियम और Cl माइनस खुद अपने आप में सॉल्यूट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो मिनरल्स आर ऑल्सो बिहेव लाइक एज सॉल्यूट, मिनरल्स आर ऑल्सो बिहेव लाइक एज, मिनरल्स आर ऑल्सो बिहेव लाइक एज, तो बोलो मिनरल तो खुद क्या है?
तो हमें तो अंदर सॉल्यूट ही तो बढ़ाना था। अगर ये आकर पोटेशियम मैलेट और केसीएल ना भी बनाते तो भी स्टोमेटा क्या हो जाता। 196 नंबर पेज पे मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स के फंक्शन लिखे गए हैं 196 पे, खोल लेना एनसीईआरटी, ये तो है एनसीईआरटी में। इसमें फंक्शंस में रोमन में लिखा है 1 2 3 4। इसमें जो 4 नंबर फंक्शन है उसको पढ़ के देखो कि सम एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द, और एग्जांपल यहां पोटेशियम का ही दिया उन्होंने कि पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि एज सच पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बातें तो वो हमें पता होनी चाहिए। क्या पेप्केज एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी हमें बताती है? बिल्कुल। टेबल में पूछा कि डज द प्लांट हैव पेप्केज, तो बच्चा याद करेगा C3 में कि नो सर, लेकिन आपको याद करना है कि होता तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता। क्या स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए एनर्जी खर्च होती है? बिल्कुल होती है। क्या K प्लस आयन इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। K प्लस और Cl माइनस क्या करते हैं? एनायन कटायन बैलेंस करते हैं। और क्या मिनरल्स सॉल्यूट का काम कर सकते हैं? ये सब बातें कहां पर हैं? एनसीईआरटी में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, ये काम तो हुआ दिन में, ये काम कब हुआ? कब हुआ? यस और नो? दीक्षा और प्रतिभा नाम की दो बच्ची हैं, बाकी सबने गुड मॉर्निंग बोला है मुझे, है ना, अभिजीत ने, मधुमिता ने। इनका कहना है कि मॉड्यूल कहाँ मिलेंगे? ऐप पर। बच्चे आप अपनी ना सपोर्ट जो है आपके पास एप्लीकेशन के अंदर, स्टूडेंट सपोर्ट के नाम से कॉलम है, उसके अंदर ये आप अपना कंसर्न जो है वो रेज करिए। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनमें कुछ फर्केशन है प्लस का और कुछ अलग, बिकॉज कुछ तो सभी क्लासेस का वो ले पा रहे हैं, मतलब स्टडी कर पा रहे हैं, और कुछ पर्टिकुलर इसी बैच से ही पढ़ पा रहे हैं और सबसे नहीं पढ़ पा रहे। तो उस फर्केशन की वजह से शायद आपको मॉड्यूल मिलने में, ईएलपी मिलने में थोड़ा सा मतलब डिले है। तो प्लीज जो बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना कंसर्न जो है वो सपोर्ट पर डालिए। आपके टीचर्स को भी ये बात कंफर्म पूरी तरह से नहीं पता है, तो एप्लीकेशन की जो सपोर्ट है वो आपका ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगी। मैं आपको पढ़ाने में, आपके डाउट्स क्लियर करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, सही रास्ता चूज करना होता है हमेशा। जैसे मैं जिस बैच का मेंटर हूं अभी हाल फिलहाल, CA1 बैच है, उनको भी समझाता हूं, मैं आपको भी समझाता हूं, आपके भी मेंटर होंगे कोई ना कोई जो भी है। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कौन सर है, लेकिन आप क्या करिए, हमेशा कंसर्न आपका सही तरीके से, आप क्या सीधा आते हो टीचर के पास, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर ये कर दो, सर वो कर दो। हमेशा आप सर को एक सही तरीके से समझाइए, रिटर्न में दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, समझ रहे हैं मेरी बात जाने, और उसका प्रूफ अपने पास रखिए। उससे क्या होता है कि भाई एक सही तरीका मिलता है टीचर को आगे बढ़ने में। मेरे साथ भी अगर आपको कोई कंसर्न होगा, या टीचर के साथ, मेरे बैच में मैंने बहुत अच्छे से ये बात समझाई है सभी बच्चों को कि हमेशा एक तरीका होता है जाने का, एक लेयर्स होती है। आपको क्या लगता है कि मेरी चलती है, मैं वहां जाके बात कर लूं, मैं वहां जाके बात कर लूं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप बिल्कुल समझदार बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, सिस्टम में रह रहे हैं, सिस्टम को सीखिए। और ऐसा ही मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझाऊंगा कि आपके लिए सपोर्ट है बच्चे ऑनलाइन, तो प्लीज आप उसमें जाइए। इधर उधर कंसर्न आप हम करते क्या है कि भाई जो बंदा जिस काम के लिए लायक नहीं होता, या जिसका वर्क प्रोफाइल वो है ही नहीं, अब हम उससे जाके बात कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आपको अब मेरे साथ आप यहाँ बात करेंगे कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ऑनलाइन में ये कैसे करूं, मैं ऑनलाइन वो वैसे कैसे करूं, तो मैं क्लास में बैठे बैठे ऑनलाइन सपोर्ट कैसे दूंगा? तो आप सपोर्ट पे जाइए, वहां आपको हेल्प मिलेगी। अगर वहां से हेल्प नहीं मिलती तो फिर आपके पास नंबर है मेरा, मुझे कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए आप। ठीक है, फिर जितना भी मैं कर पाऊंगा वो मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। एक सही तरीका होता है हमेशा जाने का, ये आगे भी लाइफ में आपको मैं समझा रहा हूँ। हमेशा बात रखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग जाना होता है। उससे क्या है कि सामने वाला फिर आपकी बात को टालता भी नहीं है। तो प्रॉपर वे में चलिए आप, ठीक है, आउट ऑफ द वे कभी नहीं जाना है। जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है दोनों को समझा रहा हूँ ये बात। तो ये तो हुआ दिन में काम। दिन में क्या हुआ कि भाई ये पूरा प्रोसेस चला, स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। रात में उल्टा होता है, रात में बोलो K प्लस तो जाते हैं और H प्लस आते हैं, फिर से क्या बन जाता है? अब बताओ, डे टाइम में मैलिक एसिड जो था उसमें से क्या निकले थे? क्या निकले थे? तो अंदर H प्लस कम हो गए या ज्यादा?
तो अंदर H प्लस कम हो गए तो अंदर पीएच क्या हो गई है। तो इसका मतलब स्टोमेटा जो होते हैं वो हाई पीएच पर ओपन होते हैं, मानते हो ये बात। अब बताओ कि रात को ये H प्लस कहां आएंगे, तो अंदर पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब स्टोमेटा लो पीएच पे। सही है बात या नहीं, यस और नो, हाँ या ना, यहां तक दिक्कत कोई, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना कि आयंस जो होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ेगा तू, हर किसी को आयन बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए इक्वल अमाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, सब किसी का पोटेंशियल अलग अलग है, वो आपको केमिस्ट्री में पता चलता है इक्विलिब्रियम में। इसलिए तो 3 सोडियम 2 पोटेशियम पड़ रहा है, यहां पर भी आप बताइए कि H प्लस और K प्लस के नंबर इक्वली ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेट तो कर उसके लिए, यहां तक क्लियर है। अब आगे का डाउट बच्चे का ये बनता है कि सर दिन में H प्लस बाहर और K प्लस अंदर भेज रहे हो, मेम्ब्रेन वही है गार्ड सेल, लेकिन दिन में ऐसा क्यों कि K प्लस तो अंदर आ रहे हैं और H प्लस बाहर जा रहे हैं, दिन में उल्टा क्यों नहीं होता। तो आप याद करिए जब मैंने कहा था आपसे कि जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स यूज होती हैं, कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, तो हमने कहा था कि जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स यूज होती हैं उनका हार्मोनल रेगुलेशन हो सकता है उनका। तो आप बताइए ड्यूरिंग डे टाइम यहां काम करता है साइटोकाइनिन, और बताइए साइटोकाइनिन जब इस प्रोटीन के साथ काम करेगा या इस सेल के लिए काम करेगा तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऐसे रखेगा कि H प्लस कहां जाएंगे और K प्लस। लेकिन जब बात आती है नाइट की, तो आप बताइए कि यहां काम करता है कौन, एब्सिसिक एसिड, कौन काम करता है, एब्सिसिक एसिड कौन काम करता है, और एब्सिसिक एसिड बोलो परमेबिलिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। अब H प्लस जाते हैं और K प्लस, तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब बच्चा कहता है अच्छा साइटोकाइनिन दिन में काम क्यों करता है, रात को क्यों नहीं करता, या साइटोकाइनिन रात को ही काम क्यों करता है, दिन में क्यों नहीं करता। उसका भी जवाब है मेरे पास। आप बताइए डे टाइम में CO2 का क्या हो रहा है, यूज, तो सेल के अंदर CO2 का लेवल क्या है, तो आप बताइए डे टाइम में गार्ड सेल्स में लो CO2 होती है, तो एसिड बनते ही नहीं, और साइटोकाइनिन एक एसिडिक है ही नहीं, बेसिक हार्मोन है। सही है बात या नहीं। लेकिन नाइट में CO2 का यूटिलाइजेशन और प्लांट सेल में CO2 का लेवल क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो बताइए हाई CO2 पर क्या बनेगा, तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। इसलिए याद करो जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसमें एक लिमिट रखी थी हमने। C4 प्लांट में हमने कहा था 450 टू 500 माइक्रोन पर लीटर तक C3 में फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन इसके बाद सडनली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन चली जाती है। और C3 के लिए लिमिट रखी थी 360 माइक्रोन पर लीटर की, कि अगर CO2 का लेवल एक लिमिट से क्या हो जाए तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि हाई CO2 कंसंट्रेशन पर एसिड बनते हैं, एसिड मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बदल देते हैं, पीएच लो कर देते हैं, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। लेकिन कैम प्लांट्स में ये उल्टा होता है, कैम प्लांट्स में सारी CO2 रात को यूज की जाती है, सारी CO2, क्योंकि याद करो पेप्केज काम ही रात को करता है। सही है बात या नहीं। तो रात को CO2 का लेवल सेल्स में क्या रहता है, कम, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। लेकिन डे टाइम में जब वो ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करता है अपने रेस्पिरेशन में, तो RQ की वैल्यू 1 से क्या रहती है, तो CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा करता है कैम प्लांट दिन में, ताकि अपने स्टोमेटा क्या रख सके। तो ये आपको इतनी डिटेल में जाने की इसमें जरूरत, बस ये याद रखना कि साइटोकाइनिन काम करेगा लो CO2 पर, और एब्सिसिक एसिड काम करेगा। समझ रहे हैं बात या नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो काम की पूछना भाई। है? हाँ हाँ, किसके, लेंटिसल्स तो हैं। तो ये भी समझना कि गैसेस एक्सचेंज के लिए केवल स्टोमेटा थोड़ी है। मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बात समझाई कि हमने बात किसकी करनी है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज के लिए साथ में कौन है, लेंटिसल्स भी तो हैं, और रेस्पिरेशन रेट इतनी ज्यादा होती नहीं प्लांट सेल के अंदर,
प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन रेट बहुत कम होती है, तो जितनी की वो CO2 बनाएगा एक बल्क की प्लांट, वो थोड़ी बहुत CO2 तो वहां निकाल देगा इंटरसेलुलर स्पेस में, और दिन में जैसे स्टोमेटा खुलेंगे वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि डिमांड में, सेल में तो डिमांड है ही नहीं CO2 की नाइट में। कितना बढ़ जाएगा, मैं वही कह रहा हूं, कितना बढ़ जाएगा? क्या रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जितने CO2 बनाता है, जितनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, क्या उतना ही CO2 बनता है? 10 टाइम कम बनता है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि CO2 का प्रोडक्शन ही बहुत कम है प्लांट के पास, उसने पहले से सब सेटल करके रखा हुआ है। हाँ जी, क्या बताऊं? सेल से? अब बात बता, पानी आएगा कैसे? मैंने कहा कि पहले यहाँ पानी जो था वो वेपराइज वेपराइज हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर पानी की क्या आ गई? सेल से पानी आएगा, तो ज्यादा से कम की ओर आ रहा है, कम से ज्यादा की ओर, तो फिर पैसे भी आएगा ना, सिंपल सी बात है ये तो। हाँ जी, ये कह रहा है कि आपने बोला किडनी शेप और बीन शेप, तो किडनी भी तो बीन शेप ही होती है। ऐसे मत कर यार, इतना भी मत कर प्लीज। इन डाउट से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तेरे को क्लियर कर दूं, क्योंकि तेरे दिमाग में सेट हो गया है कि मैं जैसे जितने डाउट पूछूंगा मैं उतना ज्यादा जल्दी आगे बढ़ूंगा, तो ये गलत डिसीजन है तेरा। मैं वही बात है बेटा, वरना ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता मेरे से तो किडनी और बीन दोनों को बराबर रख लेना, दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, शेप तो थोड़ी बहुत अलग होगी ना, इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ तीनों शेप अलग अलग लिख के दी है कि क्रिसेंट भी हो सकती है, किडनी भी हो सकती है, या फिर बीन हो सकती है। सारी किडनी मतलब किडनी को ऐसे बीन की तरह थोड़ी समझना है अपने को कि भाई हाँ किडनी और बीन एक ही बात हो गई, ऐसे मत कर प्लीज, है ना, ये बातें थोड़ी पूछेगा एग्जामिनर तेरे से। हाँ बेटा, H+ आयन हमेशा मूव करते टाइम ATP खर्च करेंगे बच्चे, नाइट टाइम में भी खर्च करेंगे। बिना ATP के तो H+ जाएगा नहीं, क्योंकि पीएच बिगाड़ रहे हो ना आप सेल की। चले आगे। अब क्या, मैं आपको बताऊं सही बात क्या है, कि बात है कि समझ आ गया टॉपिक, और ये लग रहा है कि समझ क्यों आ गया, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, इतना तो पता ही नहीं था मेरे को, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, तो उस पर थोड़ा काम करिए, अपने आप पे काम करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और जो बातें आपको बता रहा हूँ सारी लॉजिकल बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी में लिखी हुई बता रहा हूँ लाइन टू लाइन, कि भाई ये पोटेशियम का काम ये, पोटेशियम अगर मतलब मेलेट के साथ नहीं भी जुड़ता तो भी स्टोमेटा को क्या कर देता, ओपन कर देता। ये सारी बातें एनसीईआरटी में एज इट इज हैं, तो कल को एग्जाम में आए तो आप +4 करें, इसलिए एक एक लाइन बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर खुलवा खुलवा के कि भाई इस पेज पे इस लाइन में ये लिखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा फेथ करिए, अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखिए, अपनी विल पावर को थोड़ा हाई रखिए, उसको डाउन मत जाने दीजिए। जैसे मोहम्मद नाम का बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे आपसे एक सजेशन लेना है, और नीचे उसने ये लिखा है कि मेरे जो दोस्त हैं वो नीट 2023 में सिलेक्ट हो गए, अब उनकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, है ना, तो ये डिप्रेशन बहुत अच्छा डिप्रेशन है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जेलस होना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन दूसरों को देख के अगर हो रहे हैं तो थोड़ा ठीक है वो आपके लिए, कम से कम उनको देख के आप पॉजिटिव तो हो रहे हैं ना कि मेरे को भी मेडिकल कॉलेज में जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो दो तरह का किसी के साथ भी मतलब जेलस रखने के तरीके दो तरह के होते हैं। जब हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चों को कि आप रेस में दौड़ते हैं तो जीतने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो भी रेसर जो आपसे ज्यादा तेज दौड़ता है उससे थोड़ा सा तेज आपको दौड़ना है, तो आप रेस जीत जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप दूसरा रेसर जो उसकी टांगे तोड़ दो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप ही जीतोगे, क्योंकि दौड़ना ही आपने है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपका जो भी दोस्त है, मैं मोहम्मद के लिए भी बोलूंगा और सब बच्चों के लिए भी बोलूंगा, अगर आज 720 नंबर के पेपर में से वो बच्चा 635 नंबर के साथ सेलेक्ट हो गया मान लो, और वो मेडिकल कॉलेज में चला गया, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 636 से ज्यादा नंबर लाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप इतने भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक साल उससे लेट कॉलेज में जाने का फायदा यह होना चाहिए कि आपके नंबर उससे ज्यादा आने चाहिए, काउंसलिंग में आप उससे बेटर कॉलेज में जाने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो?
तो उस दिन ये उल्टा हो जाएगा। आज वो खुश है, तुम जेलस हो या अंदर से अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे हो, फ्यूचर में जाके ये उल्टा हो जाएगा, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। नहीं समझ रहे मेरी बात? इस पे थोड़ा काम करिए आप, ठीक है? हाँ, तो इसलिए मोहम्मद ज्यादा मत सोच। जितने तेरे दोस्त के नंबर हैं उससे रियल नंबर पूछ ले कि भाई तेरे कितने हैं, तो टारगेट उसके प्लस का रख बस, तेरा डिप्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ जी बेटा। गार्ड सेल्स को, हाँ फंक्शनल तो होना ही है, क्योंकि उनका काम है स्टोमेटा को ओपन क्लोज करना है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करवाती है गार्ड सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, गार्ड सेल्स का भी ग्लूकोज नहीं बनाती फोटोसिंथेसिस, कहीं आपको लग रहा हो कि बीजोफिल की तरह फोटोसिंथेसिस वाला ग्लूकोज बनेगा फिर वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा कोई कहानी नहीं है गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं सिर्फ CO2 के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो एंजाइम को रख पाए, बस। ग्लूकोज वाला कॉन्सेप्ट आपको याद ही नहीं करना। फिर भी अगर किसी को लगे कि मेरा सिलेक्शन तो इसी की वजह से नहीं हुआ था, बाकी तो मैंने सब कर लिया, तो वो पेन कॉपी लेके काउंटर पे मिले, मना किसी बात के लिए नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन करना उतना ही जितना काम का है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ फैक्टर लिखे हैं यहाँ पर, है ना? फैक्टर्स लिखे हैं, जहां डायग्राम दिया ना 187 पे, वो लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखे हैं कि ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां मैं लिख रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको पढ़ना है एक्सटर्नल फैक्टर्स को। दो तरह के फैक्टर याद करो, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है? पहले मैं आपको इंटरनल बता देता हूं। इंटरनल फैक्टर्स या बोलो प्लांट फैक्टर्स, इसमें प्लांट के खुद के फैक्टर हैं, सही है? इसमें सबसे पहले तो याद करो लीफ के लिए, जैसे कि लीफ का साइज। अगर लीफ का साइज क्या है, ज्यादा बड़ा है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, और छोटा है तो, इसलिए याद कर लो कि ड्राई एनवायरनमेंट के जो प्लांट होते हैं लीफ का साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जो बच्चे बीजोफाइट्स होते हैं जिनके पास पानी खूब है, उनकी लीफ का साइज बड़ा होता है, क्योंकि बड़ी लीफ से ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सही है बात या नहीं? लीफ पर आप स्टोमेटा के नंबर देखिए, स्टोमेटा के नंबर अगर क्या है तो ट्रांसपिरेशन, और कम है तो, और उसमें भी बच्चे आपको स्टोमेटा के नंबर में भी याद रखना है ओपन नंबर ऑफ स्टोमेटा। एक लीफ में 100 स्टोमेटा, एक में 50, 100 में से 40 खुले हैं, 50 के 50 खुले हैं, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो याद रखिए कि लीफ साइज, स्टोमेटा के नंबर, बोलो वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, बोलो ऐसे। क्योंकि मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले क्लियर की थी इस डायग्राम में, मैंने कहा था प्लांट हमेशा जिस भी वाटर को लॉस करता है वो हमेशा प्लांट के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, हाँ या ना? बोलो लुटाएगा वही जिसके पास होगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? जिसके पास पानी है ही नहीं तो वो लॉस क्यों करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए। किसके लिए? दूसरा याद करो रूट शूट रेशो। रूट शूट रेशो में याद करो कि रूट शूट रेशो अगर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी, रूट शूट रेशो से मतलब है कि रूट ज्यादा बड़ी है और शूट कम, रूट ज्यादा फैली हुई है, तो आप बताओ शूट कम फैला हुआ है, यहां से क्या होगा, लॉस। यहां से पानी बाहर निकलेगा तो रूट बदले में पानी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी। याद करो मैंने पढ़ाया था वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन, तो मैंने कहा था कि भाई स्ट्रॉ की तरह काम करता है प्लांट, एरियल पार्ट से जितना वाटर का लॉस करता है उतना ही वाटर को। तो आप बताइए रूट अगर ज्यादा फैली हुई है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो सकता है ना, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन भी क्या हो सकता है। तो अगर रूट शूट रेशो ज्यादा है, मतलब रूट ज्यादा फैली हुई है और शूट, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और दूसरा याद करो आप कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी पता है आपको क्या होती है? तुझे नहीं पता कैनोपी? किसने पढ़ाया था लास्ट ईयर तक को? फिर मैंने बताया भी होगा।
आप बताओ, ये एक ट्री है ना, ऐसे होता है ट्री, और एक ये है ट्री, सही है? क्या दोनों ही ट्री हैं? भाई बातें नहीं करनी बेटा, जो नहीं पढ़ना चाह रहा वो उठ के चला जाए, वो ज्यादा बढ़िया है उसके लिए। कैनोपी स्ट्रक्चर दोनों है या अलग अलग है? अच्छा, दोनों में से कैनोपी किस में, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाला कॉनिफर है, कैनोपी दोनों में ही है। कैनोपी का मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, पढ़ते कहाँ है उससे सिलेक्शन नहीं होता, होता क्या है उससे सिलेक्शन होता है। एग्जामिनर ने ये थोड़ी पूछना है कि भाई बताओ कि भाई टर्गरिटी कहाँ पर पढ़ाते हैं, आप कहोगे ट्रांसपोर्ट प्लांट में। अच्छा, सेल वॉल कहाँ पढ़ाते हैं क्या, सेल बायोलॉजी में, है ना? ब्रायोफाइटा कहाँ पढ़ाते हैं क्या, प्लांट डाइवर्सिटी में 3rd चैप्टर है। इतने सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है कि कौन कहाँ पढ़ते हैं। मैं कैनोपी का मतलब पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या मतलब है। प्लांट कितना फैला हुआ है, वेरी गुड। और जितना ज्यादा फैलेगा कैनोपी उतनी ज्यादा बनेगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। शेडिंग, ये भी ठीक है कि प्लांट जितना फैलेगा उतने एरिया में वो छाया देगा, ये भी ठीक है। चलो मैं आपको बताऊं कैनोपी का रियल मतलब क्या होता है, कि प्लांट कितना ज्यादा फैला हुआ है, इस बात को तो आपने ठीक बोला, लेकिन आप समझिए कि इस प्लांट की ना एक ब्रांच को आप अलग करिए, ये एक ब्रांच है प्लांट की, सही है? इस ब्रांच पर देखो कि जो पुरानी लीव्स होंगी ना बच्चे, वो बेस की तरफ होंगी, और जो नई लीव्स होंगी ना, बिल्कुल नई यंग लीव्स, वो टिप की तरफ होंगी। हाँ या ना? इसमें मुझे बताइए कि ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, पुराने वाले का। ट्रांसपिरेशन ज्यादा कौन कर सकता है, सही है बात या नहीं? प्लांट पर जितनी ज्यादा ब्रांचेस आएंगी, प्लांट जितना ज्यादा फैलेगा, उतनी ज्यादा कैनोपी बनेगी, मतलब उतनी ज्यादा डेंसिटी बनेगी उसकी, उतना ज्यादा फैलेगा। उससे फायदा क्या होगा उसको, कि उसकी जो सरफेस वाला एरिया ना, सरफेस वाला एरिया, यहां पर न्यूली फॉर्म्स लीव्स होंगी। कौन सी लीव्स होंगी? जिनका सरफेस एरिया, लेकिन प्लांट के ज्यादा फैलने की वजह से जो मैच्योर और बड़ी लीव्स हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगी। उसका फायदा क्या है? बोलो, हवाएं चलेंगी तो उनका सीधा इफेक्ट लीफ पर नहीं आएगा, अंदर वाली लीफ पर। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका सीधा इफेक्ट अंदर वाली लीफ पर नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो टेम्परेचर का, लाइट पड़ेगी ऊपर से, सनलाइट तो सीधी नहीं पड़ेगी, तो लाइट से बच गए आप, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना उसके लिए। हवा से बच गए आप, हाँ या ना? टेम्परेचर से बच गए आप, तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? तो बोलो, कैनोपी तो दोनों में है, ब्रांचेस तो फैले हुए तो, लेकिन ये ज्यादा फैला हुआ और ये कम फैला हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कैनोपी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा प्लांट फैला हुआ होगा, तो उसकी लीव्स बड़े वाली मैच्योर उतनी अंदर की तरफ रहेंगी, हाँ या ना? और जितनी लीव अंदर की तरफ रहेंगी उतना ज्यादा क्या डेवलप होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब रुक पाएंगे आप टेम्परेचर को, हवा को, लाइट को, इफेक्ट को सीधा नहीं आएगा लीव्स पर, तो ट्रांसमिशन रेट क्या हो जाएगी? तो कैनोपी जितनी ज्यादा बनेगी बच्चे, उतना ज्यादा ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि सरफेस की तरफ जिस पे सीधा इफेक्ट आना है, वहां पर तो छोटी और न्यूली फॉर्म लीव है, बड़ी और मैच्योर लीव तो अंदर की तरफ है, तो हवा, टेम्परेचर, लाइट, इनका सीधा इफेक्ट प्लांट तक नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और साथ ही साथ याद रखिए, बोलो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? प्लांट के अंदर CO2 कितनी है? अगर प्लांट के अंदर CO2 क्या है, तो ट्रांसपिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं हाई CO2 पर, सही है? और अगर प्लांट के अंदर CO2 क्या है, कम, तो स्टोमेटा ओपन है, तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये तो फैक्टर हुए कौन से, इंटरनल। अब मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, है बेटा? कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे जो एक दूसरे को बस देखने ही आते हैं, जब तक इधर उधर देख रहे होते हैं तब तक नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने पे लगता है नींद आने लग जाती है, नहीं? तो बात कर रहे हैं हम किसकी, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की। पहले क्या बताए अभी? एक्सटर्नल में सबसे पहले है बच्चों एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्या बताओगे?
बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। पूछो क्यों? डिफ्यूजन याद है आपको? डिफ्यूजन के टाइम पे मैंने गैसेस एक्सचेंज पढ़ाया था आपको। मैंने कहा था एक ही स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? स्टोमेटा है, सही है। आप बताओ कि भाई अंदर तो लीफ के पानी क्या है, और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब है मॉइस्चर कम है, पानी कम है। तो बोलो अंदर से पानी बाहर, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट सेट हो गया। लीफ के अंदर पानी, बाहर पानी, तो क्या हो गया? लेकिन अगर मैं यहीं उल्टा ही चलूं कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मींस अंदर बाहर पानी क्या है? अंदर से ज्यादा है। सही है बात या नहीं? तो फिर आप बताओ कि ट्रांसपिरेशन चाहे स्टोमेटा ओपन ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट सेट नहीं हो पा रहा। बोलो ट्रांसपिरेशन इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। लीफ में पानी, एटमॉस्फेयर में पानी, तो ज्यादा से कम की ओर चलेगा पानी अपने आप। हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आप बताइए, अगर स्टोमेटा क्या है? ओपन। और ह्यूमिडिटी क्या है? ज्यादा। स्टोमेटा क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, चाहे स्टोमेटा ओपन ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ट्रांसपिरेशन होने के लिए ग्रेडियंट कौन सेट करता है? ह्यूमिडिटी। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो ग्रेडियंट सेट करता है ट्रांसपिरेशन होने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेट, बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है प्लांट के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए। अच्छा, तीन मौसम बताता हूं, तीनों में से बताना ट्रांसपिरेशन ज्यादा किसमें हो रहा है। गर्मी, सर्दी, बारिश। और सबसे कम बताना गर्मी, सर्दी, बारिश। बारिश। बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो ट्रांसपिरेशन। इसलिए ह्यूमिडिटी के टाइम पे प्लांट खिले खिले रहते हैं, क्योंकि अपनी रियल शेप में रहते हैं, फुल टर्जिड रहते हैं, क्योंकि वाटर लॉस तो हो ही नहीं रहा। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अरे इसको उठाओ भाई साहब, किस्मत भी सो जाएगी। यही तो वो बच्चे हैं फिर बाद में जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं समझ नहीं आता सर नंबर नहीं आ रहे। समझते हैं मेरी बात या नहीं? तो आए कहां से? जब सर पढ़ा रहे थे उस टाइम पे किसने देखा तुझे क्लास में? बच्चा तो ये कह के बच जाता है। बच्चे को सिर्फ इतना बोलना होता है कि मेरे को सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहे। बोलना बहुत आसान है, ये सच्चाई है इस बात में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आपने एफर्ट्स कितने किए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। और उसे जानने की कोई मशीन है ही नहीं। और कईयों के दिमाग में ये होता है कि फीस दी है हमने। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो किस बात की दी है, उसमें कमी बताओ। रोज रिकॉर्ड होती है क्लास। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो ये पर्टिकुलर मैं कोई मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। इस अर्थ पे जितने भी स्टूडेंट है सबके यही हालात है। तो ये कोई तुम्हारे अकेले की नहीं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। हम फीस देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ना नहीं चाहते। ये मजे की बात है। स्टूडेंट दुनिया का सबसे बेकार कस्टमर होता है, सबसे बेकार कंज्यूमर। जिस काम की फीस देता है वही नहीं करना चाहता। आज मैं कह दूं ना कि कल तुम्हारी छुट्टी है, ओहो मजा ही आ गया। नहीं समझ रहे मेरी बात? बहुत, मतलब मैंने रेयर से रेयर केस देखा है कि बच्चे का चेहरा उतर गया हो गया, अरे यार। समझ रहे मेरी बात? खुश हो जाते हैं कि अरे यार मजा आ गया। और मैं हमेशा कहता हूं, जिन चीजों को आपको एक्सेप्ट करने में एक सेकंड भी ना लगे, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, आप समझ जाना वो आपको बर्बाद करेगी 100%। क्योंकि बुरी चीजें एक्सेप्ट करना बड़ा आसान होता है। सच्चाई है इस बात में। ठीक है, समझदार बनिए, आगे जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है बच्चे। सिर्फ यही कोटा तक ही लाइफ नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आज मोहम्मद अगर ये कह रहा है कि मैं डिमोरलाइज हो रहा हूं,
तो उसका रीजन ये थोड़ी है कि वो मतलब मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर बन गया। वो डॉक्टर जो दोस्त उसका बन रहा है ना अभी कॉलेज में, वहां की कहानियां सुनाता है उसको, जिससे वो दुखी है। वो स्टडी से दुखी नहीं है, मैं आपको समझाता हूं ना ये बात। प्रॉब्लम यही है, और आपको एक्चुअली प्रॉब्लम फाउंड करनी है। प्रॉब्लम अगर आपने सही से ढूंढ ली तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो समझदार बनिए, थोड़े मेच्योरिटी दिखाइए। चेहरे पे दाढ़ी मूछ भी आ गई है कई बच्चों के तो। हाँ चलें आगे। नंबर 2 पे जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे, वो है आपके पास टेम्परेचर अफेक्टिंग फैक्टर में। क्या है, आप बताइए। ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का वेपराइजेशन भी, टेम्परेचर कम होगा तो वाटर का वेपराइजेशन भी। सही है बात या नहीं? तीसरे नंबर पे याद करो, बोलो लाइट। बोलो ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। क्योंकि लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर। भाई आप सर्दियों में सोचते हो कि लोहे की चीजें गर्म हो गएंगी या गर्मियों में? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या रहता है, तो बस फिर लाइट ज्यादा तो टेम्परेचर भी। नंबर 4 पे याद करो विंड वेलोसिटी। क्या याद करोगे? बोलो ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। सही है। तीनों के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं कहूं कि भाई एक लीफ है, ये सुनना बात ध्यान से। इस लीफ ने किया वाटर लॉस, वाटर लॉस करके अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या निकाल दिया? पानी। सही है। तो बताओ कि लीफ के आसपास का एरिया जो है वो सैचुरेट हो गया पानी से, मॉइस्चर आ गई उसमें। और जैसे ही बाहर की तरफ मॉइस्चर क्या हो गई, तो ट्रांसपिरेशन कम हो गया। अभी अभी पढ़ के आए हैं। सही है। अब क्या हुआ? बोलो हवा चल रही, और जैसी हवा चली तो उसने क्या किया? ये पानी अपने साथ उड़ा के ले गई। बोलो हवा ले गई ना? तो बताओ लीफ के आसपास का एरिया फिर से क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन फिर से शुरू हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं? हाँ या ना? तो बोलो टेम्परेचर, लाइट और विंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? क्या समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन एक ना इसमें कंडीशन लगेगी। पूछो क्या? लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी के ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक लिमिट तक। ट्रांसपिरेशन लाइट बढ़ने से बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से, विंड वेलोसिटी बढ़ने से, लेकिन तब तक जब तक कि प्लांट का एक्स्ट्रा पानी लॉस हो रहा है। जब प्लांट को ये लगने लग जाए कि यार मैं लॉस ज्यादा कर रहा हूं, एब्जॉर्ब, और मेरा तो खुद का नुकसान है, तो बोलो इसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं, और प्लांट अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये लिखा हो कि ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बताइए ठीक है, हाँ या ना? लेकिन कंटिन्यूस लिखा हो कि होता ही रहता है वाटर लॉस अनलिमिटेड, तो फिर गलत। एक लिमिट तक होगा ये। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। नंबर 5 पे याद करो, बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए ट्रांसपिरेशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बताएंगे आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर आओ तुम तीनों, भाग क्या हो, यहाँ खड़ा हो, बीच में हो, उधर हो, दूर दूर हो जाओ, थोड़े से थोड़ा दूर हो जाओ, ऐसे। बोलो एटमॉस्फेयर है ये पूरा। क्या है? एटमॉस्फेयर में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये तीन क्या हैं? इनके बीच में देखो ये गैप दिख रहा है आपको। पूछो क्यों? क्योंकि ये कम प्रेशर पे है, कम एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अगर इन पर प्रेशर बढ़ाया जाए, अब आप बताओ कि आप पानी हो लीफ के अंदर का, ये पानी है एटमॉस्फेयर का, हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल आए लीफ में से निकल के और यहां फिट हो जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो बताओ लो प्रेशर पर वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, तो बीच में गैप क्या रहेगा, तो एक्स्ट्रा वाटर निकल के लीफ से आ सकता है या नहीं? ये तो क्लियर है आपको बात?
लेकिन अगर आप सोचो, उधर खड़ा हो बेटा, उस तरफ, इस पे हाथ लगाया ऐसे करके, पुश कर उधर से इसको। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वाटर मॉलिक्यूल क्या आ गए, बीच में गैप क्या हो गया। अब मैं वहां से कहूं कि पानी तू आ जा बीच में, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं कि हाई प्रेशर पर वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक ज्यादा रहते हैं, जिनसे उनके बीच में गैप, तो पानी नहीं आ पाता। लेकिन लो प्रेशर पर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बीच में गैप, तो पानी आ सकता है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? पक्का? अच्छे से पक्का है ना? बिल्कुल। अब आप एक बात और सोचो यहां पर, आप बताओ कि अभी आप कोटा में बैठे हो ना, तो कोटा को कंपेयर करते हैं हाइट से। मनाली लिख लो, हाँ हाँ, एक ही जगह है बच्चों जाने के लिए सबके। सही बात है, हिल स्टेशन का नाम मतलब बस फिक्स हो गया, ये दिमाग में फिक्स है हर किसी के। चलो, तो कोटा से कहां जा रहे हैं? अब दोनों में से बताओ हाइट पे कौन है? अच्छा, प्रेशर ज्यादा कहां है? एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा कहां है और कम कहां है? क्योंकि हाइट पर जाते जाते प्रेशर। तो आप बताओ, दो ट्री हैं, सेम वॉल्यूम सेम हाइट के, हाँ या ना, सेम स्पीसीज के हैं, बताओ कि दोनों में से ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहां होगा? कहां होगा? कहां होगा? कोटा में, क्योंकि यहां टेम्परेचर भी तो ज्यादा है। और पहली कंडीशन तो वाटर वेपराइजेशन की है। बच्चा कहता है सर अभी अभी तो आपने समझाया हमें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने पर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है, ये बात ठीक है। हाइट पर प्रेशर कम है लेकिन टेम्परेचर भी तो कम है, तो वाटर वेपराइजेशन होगा ही नहीं। तो बच्चा कहता आपने पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कल को आए, आपको दो पॉइंट दिए जाएं ए और बी, और कहा जाए कि जो बी है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, ए जो है वो लो एल्टीट्यूड पे है और बी हाई एल्टीट्यूड पे है, हाँ या ना? दोनों जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है 30। तो बताओ ट्रांसमिशन ज्यादा कहां होगा? तो हाइट पर। मतलब दोनों पॉइंट्स पर अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, दोनों पॉइंट्स पर अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा कहां होगा? कहां ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और बच्चे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फिर तो आपको ये बताना है कि कोटा में ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, क्योंकि यहां टेम्परेचर, समझ रहे हैं बात? यहां तो कोई प्रॉब्लम, देखो फिर ट्रांसपिरेशन पूरा हो गया। ठीक है, कल आऊंगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर ऑफ वाटर पढ़ाऊंगा, कोहेशन एडेशन ट्रांसमिशन पुल वाला कॉन्सेप्ट है, और काफी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको कवर करेंगे कल हम। हाँ जी।